Hello and welcome to Kids Heaven Public School online class sessions. Today, this is about a very nice poem, a poem that tells us about life, a poem that teaches us how to live together in unity and peace. This is for grade 9 and from our NCERT book of Beehive. In chapter number 6, we have a poem, No Men Are Foreign. The poet of this poem is James Kirkup. Let's quickly have an introduction about it. The title No Men Are Foreign means that no men belong to another country. The poet wants to say that all men are same, all men are equal. हमारी पोएम का टाइटल है No Men Are Foreign. इसका मतलब ये है कि जो हमारे भाई बहन है वो किसी और कंट्री को बिलोंग नहीं करते हैं. यहाँ कंट्री का मतलब है किसी और दुनिया को बिलोंग नहीं करते हैं. इस छोटी सी दुनिया में बहुत सारे देश हैं, माना अलग अलग रहते हैं, पर हम सब सेम हैं और हम सब इक्वल हैं. ओके? ऑल पीपल, ऑल men are same. They eat, live, die the same way. सभी लोग एक ही तरीके से खाते हैं, एक ही तरह से जीवन जीते हैं और मर जाते हैं. इसलिए all men are same. Everyone gets the bounties of nature like sunshine, land, air, water, etc. in equal measure. We can also say that it is a peace poem. जो हमें कुदरत से मिलता है, नेचर से मिलता है, धूप, पानी, हवा, ये जमीन, सब कुछ जितना भी है सबको एक इक्वल मात्रा में मिलता है. जितनी धूप है ना उतनी ही है पूरी दुनिया में जितनी यहाँ पर है. कहीं पर दो सूरज नहीं है, एक ही सूरज है. सो सबको सेम ही मिलता है. इस पोयम को हम एक अमन शांति की पोयम भी कह सकते हैं. नाउ लेट्स सी जो हमारे पोएट हैं जेम्स फैल्कोनर कीकअप. इनका जो ये नाम है फैल्कोनर, इसमें अक्सर ये हेरोल्ड भी लगाते थे. जो इनके पेन नेम्स हैं बहुत सारे हैं, अलग अलग नाम से इन्होंने पोएम्स एंड आर्टिकल्स एंड ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं. 23rd April 1918 was his birthday. He was born and he died on the 10th of May 2009. He was born in England, so he was an English poet, translator and travel writer. इनका जन्म हुआ था 23rd April 1918 को और इनकी मृत्यु हुई थी 10 मई 2009 में. इंग्लैंड में इनकी पैदाइश हुई थी. सो इंग्लिश में ये पोएम्स लिखते थे, ट्रांसलेट करते थे एंड एक ट्रैवल राइटर थे. He wrote over 30 books including autobiographies, novels and plays. So ये autobiographies भी लिखा करते थे, अलग अलग novels लिखते थे. जो इनकी novels थी बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे थी, फिक्शन भी थी. ठीक है, इनकी नॉवेल्स में अक्सर हमें ये भी मिलता था कि ये पीस के बारे में, अमन के बारे में बात करें कि इस दुनिया में लोगों को कैसे रहना चाहिए, किस तरह से अपना जीवन गुजर करना चाहिए. ठीक है, जैसे ये पोयम है इस तरह से इन्होंने लगभग 30 और किताबें लिखी थी जिसमें यही समझाते थे कि आपस में लड़ाई मत करो, आपस में जंग मत करो. ठीक है, अपने जो है अपना ही नुकसान होता है. ऑल्सो ये प्लेस भी लिखते थे, जो स्टेज ड्रामाज होते हैं, प्लेस होते हैं, वो भी लिखा करते थे. He wrote poems on peace, fiction and journalism. So इनकी जो poems थी अमन पे होती थी, fiction मतलब जो सिर्फ imaginary and interesting होते थे, and journalism पे. Now theme क्या है इस poem की? No men are foreign is the oneness of mankind underneath the superficial differences of color, race, nationality and faith. इसकी जो थीम है No men are foreign, इस poem में ये दिखाया जाता है कि जब ऊपर वाले ने हमें, ठीक है, एक ही टाइप का इंसान बनाया है. जो सुपरफिशियल डिफरेंसेस हैं, मतलब जो दिखने वाली डिफरेंसेस हैं, जो कि कलर है, मतलब कि रंग हो गया हमारा कॉम्प्लेक्शन, कुछ फेयर है कुछ डार्क हैं. रेसेस जो हमारी कास्ट्स बन जाती हैं, जिनको हम अपने धर्म से भी ज्यादा मानने लगते हैं कि अगर हमारी कास्ट से बाहर का कोई होता है तो हम उसे अपना ही नहीं मानते हैं, जो कि बहुत गलत बात है. नेशनैलिटी, अलग अलग देशों के जब हम बिलोंग करते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि हम अलग हो गए हैं.
हम फिर भी हैं तो इंसान ही ना। फेथ जो हमारा ईमान होता है, जो हमारा धर्म होता है, बेशक अलग होता है, पर है तो हम फिर भी इंसान ही। इसकी जो थीम है वो यही दिखाई गई है कि ऊपर वाले ने तो हमें इंसान बनाया है, ठीक है, अंदर से, लेकिन सुपरफिशियली बाहर से जो हम हैं ये हमारी डिफरेंसेस होती हैं। इट assumes that all human beings are brothers and sisters। यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि हम सभी इंसान भाई बहन हैं, हमें अमन एंड शांति से ही जीना चाहिए। रिसाइटेशन ऑफ द पोयम करते हैं, एक्सप्लेनेशन, उसके बाद हम लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे कि क्या डिवाइसेस यूज की गई हैं इस पोयम में। फॉर द रिसाइटेशन एंड द पोयम प्लीज डू वॉच द वीडियो ऑफ द पोयम। ओके, the literary devices that have been used, now let's look at them। इसमें जो rhyme scheme है, ये जो entire poem है, it's written in free verse, there is no rhyme scheme in the poem। rhyming क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम एक वर्स जो पोएम होती है उसकी जो सेंटेंसेस होती हैं उसमें हम उनको वर्स बोलते हैं, ठीक है। जब एक वर्स खत्म होती है, जो नेक्स्ट वर्स है उसकी जो एंडिंग साउंड होती है, अगर वो पहले जैसी नहीं होती, अलग होती है, तो मतलब राइमिंग नहीं है, और अगर सब सेम वॉइस में सेम साउंड में एंड होती हैं तो मतलब राइम होता है। ये जो हमारी पोयम है नो मैन ऑफ फॉरेन, इसमें कोई राइमिंग नहीं है। ओके, अब इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं, सबसे पहले है एलिटरेशन। द रिपीटेशन ऑफ अ कंसोनेंट साउंड इन टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स इज कॉल्ड एलिटरेशन। कंसोनेंट साउंड्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, उनमें से 5 वॉवेल्स होते हैं। जो बाकी हमारे कंसोनेंट्स हैं उनमें जो साउंड होती है, ठीक है, जब किसी भी वर्ड्स में सेम साउंड यूज होती है 2 या 3 बार, हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। इंस्टेंसेस ऑफ एलिट्रेशन जो पोएम में यूज की गई हैं, फर्स्ट स्टेंजा में बॉडी ब्रीथ्स, देखो बी जो है ब, दैट इज द कंसोनेंट साउंड, बॉडी ब्रीथ्स, ये यूज की गई है, रिपीट हुआ है। स्टेंजा 2 में वॉर्स विंटर, डब्ल्यू जो कंसोनेंट साउंड है वो रिपीट हुआ है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है हमारी मेटाफॉर। नाउ स्टेंजा 1 में यूनिफॉर्म रिफर्स टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। हमारे स्टेंजा 1 में कहा गया है कि बीनीथ द यूनिफॉर्म ब्रीथ्स द सेम बॉडी, ठीक है, कि वो यूनिफॉर्म पहन रखी है, मतलब जो मिलिट्री होती है, आर्मी होती है अलग अलग देशों की, हमें पता है कि हमारे लिए सबसे सुरक्षित वही है, वही हमारे लिए बॉर्डर्स पे लड़ते हैं जो हमारी मिलिट्री है, लेकिन उन यूनिफॉर्म्स के अंदर शरीर तो सेम ही है पूरी दुनिया में, इजंट इट। स्टेंजा 2 में वॉर्स टाइम इज कंपेयर टू द विंटर सीजन, ठीक है। जो विंटर का सीजन है उसमें हमने उसे डिस्क्राइब किया इस पोएम में एज वॉर्स टाइम। द थर्ड लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इज रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन का मतलब है जब हम किसी चीज को लगातार बार बार, ठीक है, रिपीट करते हैं, जैसे कि रिमेंबर, ये वर्ड है रिमेंबर इज रिपीटेड 5 टाइम्स इन द पोएम, से 5 बार पोएम में यूज किया गया है। Then remember, no men are strange, no countries are foreign is repeated in stanza 1 and stanza 5। ये 2 बार रिपीट की गई है ये पूरी वर्स, so this is repetition। नेक्स्ट जो हमारी लिटरेरी डिवाइस है वो है एनजैममेंट। एनजैममेंट, दिस मीन्स रनिंग लाइन्स ऑफ पोइट्री फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन टू इंडिकेट अ स्टॉप। मतलब कि जब हम पहला स्टैंजा खत्म कर रहे होते हैं तो हम उसमें कोई पंक्चुएशन नहीं लगाते हैं, जैसे कोई कॉमा या फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क, कोई पंक्चुएशन यूज नहीं करते, रादर उसे कंटिन्यू कर देते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। फर्स्ट स्टैंजा जो है हमारा, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie। इस पूरे स्टैंजा में एक कॉमा लगा है, एक कॉलन एंड एक फुल स्टॉप, लेकिन 4 लाइन्स हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें एंजैममेंट कहाँ यूज हुआ है। स्टैंजा 1 में लाइन 2, 3 एंड 4। अब देखिए लाइन 2 है हमारी, beneath all uniforms a single body breathes। अब देखिए ब्रीथ्स खत्म हुआ है, यहाँ पर कोई चीज नहीं है, यहाँ पर कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप है, हमें कंटिन्यू करना है। A single body breathes like ours, ठीक है।
That's it. The land our brothers walk upon is earth like this. So 2 में भी 3 में भी कोई पंक्चुएशन यूज नहीं किया गया है यहाँ पर. ओके इसी तरह जो हमारे बाकी स्टेंजर्स हैं, स्टेंजर 2 में लाइन 3, स्टेंजर 3 में 1 2 3 एंड 4 5 में भी स्टेंजर्स हैं जिनमें कोई पंक्चुएशन यूज नहीं किया गया है. सो जब हम रनिंग लाइन्स ऑफ पोइट्री लिखते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड एंजैबमेंट, जब उसमें कोई पंक्चुएशन यूज नहीं होता. So, No Man of Orange is a very nice poem. Do recite it once more. Do understand it. It is really something we should learn from. इस पोएम से हमें सीखना चाहिए कि वाकई में कोई अलग नहीं है. अपने सभी भाइयों बहनों से अच्छे से रहें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छे से बात करें, पोलाइट रहा करें. किसी से लड़ना झगड़ना या किसी पे ऊंची आवाज करके हमें बाद में खुद ही एहसास होता है कि हमने गलत किया था. सबसे पहले हम इंसान हैं, इसलिए हमें सबसे पहले इंसानियत सीखनी है, बाकी सब कुछ उसके बाद आता है. जब भी आप किसी से बात करें एंड आप वहां से चले जाएं, तो आपके दिमाग में ये सोच आनी चाहिए, क्या उस शख्स को मुझसे बात करके अच्छा लगा या नहीं लगा. हकीकत में अगर उस शख्स को अच्छा लगा होगा आपसे बात करके तो आप जीत गए. आप सोचें आप कितने अच्छे इंसान हैं कि आपसे बात करके कोई और खुश हुआ है. सो अपनी जो पर्सनालिटी है बहुत अच्छी बनाए, बहुत स्वीट बनाए, बहुत पोलाइट बनाए एंड हमेशा सबसे इज्जत से बात करें, तभी आपको भी पूरी इज्जत मिलेगी. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. आई होप यू डू अंडरस्टैंड. इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज स्पीक अप. ओके, थैंक यू.